नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है। एक अपडेट निकल कर आई है जहां पर पता चला है कि आपका जो एरियर मिलेगा या फिर नहीं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एरियर मिलता है आपको तो समथिंग 10 से 12 लाख रुपए का एरियर मिलेगा, क्योंकि 9 साल का एरियर बकाया है। ठीक है, यहाँ पर 9 साल का बकाया बाकी है, यानी कि एरियर बाकी है, तो 10 से 12 लाख रुपए का यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन एक बात आती है, लेकिन अगर एरियर मिलेगा आपको तो यहाँ पर कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और वित्तीय बोझ समथिंग 10,000 करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको एरियर मिलेगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा, पेंशनर्स को ज्यादा मिलेगा या फिर कर्मचारी को। ठीक है, सारी जानकारी डिटेल तरीके से एरियर के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों आपको पता है, मैं जो भी अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि भैया गुड न्यूज किस बात की है ना। गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि एरियर जो कि 9 साल का बनता है, 2017 से लेकर 2025 तो लगभग खत्म होने वाला है ना। एक दो दिन 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब 9 साल पूरे हो ही चुके हैं ना। तो 9 साल का एरियर बाकी है, 9 साल का। ठीक है, तो ये एक खुशी की बात है अगर आपको मिलता है तो। ठीक है, तो अगर एरियर मिलेगा आपको तो इसमें क्या है, हर एक कर्मचारी के हाथ में लगभग 10 से 12 लाख रुपए आएंगे। मतलब 12 से 15 लाख रुपए, या अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है आपको 8 लाख 9 लाख इतने आए। ठीक है, और कुछ अधिकारी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 20 लाख 25 लाख भी आए। ठीक है, तो अगर आपको इतने पैसे अगर आपको मिल रहे हैं तो इससे क्या है कि कंपनी पर यानी कि बीएसएनएल पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और वो समथिंग 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का सीधा बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी की जानकारी देने वाला हूं कि कितना बोझ पड़ेगा, क्या क्या आपको पेंशनर्स को ज्यादा फायदा आएगा नहीं। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे जानकारी को। देखिए, पहला पॉइंट है, क्या वाकई में आपको एरियर मिलेगा। थर्ड पेयर से अगर लागू होती है तो क्या आपको एरियर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये है बहुत ही बड़ा बिग क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है कि क्या वास्तव में मिल रहा है आपको, वाकई में मिल रहा है कि सिर्फ ऐसे ही। तो इस बारे में हम पहले पॉइंट में समझेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा कि एरियर का थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगा कि आपकी सैलरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कैलकुलेशन करते हैं, कितना मिलेगा आपको, कहां से कहां तक का मिलेगा, सब समझाऊंगा। ठीक है, सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वर्किंग कर्मचारी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वर्किंग कर्मचारी मान लो और एक पेंशनर्स मान लो। ठीक है, दोनों में किसको कितना मिलेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो कर्मचारी को मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है कि पेंशनर्स को ज्यादा मिलेगा। अब क्यों मिलेगा वो आज इस पॉइंट में बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में। अब चौथा पॉइंट है, अगर एरियर आपको मिला तो सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको। अगर थर्ड पेयर से लागू होती है और एरियर अगर आपको मिलता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको इनकम टैक्स की। मतलब अगर आपको एरियर मिलेगा तो आप पर इनकम टैक्स लगेगा, और वो भी भैया 30%। ठीक है, 30% इनकम टैक्स लग रहा है, तो आपको बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब क्या दिक्कत है वो भी आपको बताऊंगा। और पांचवा पॉइंट है, पेंशनर्स को फायदा और कर्मचारी को नुकसान होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, पेंशनर्स को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो पांचों पॉइंट में उस बात को क्लियर करेंगे, पेंशनर्स को फायदा ज्यादा कैसे है कर्मचारी से, और कर्मचारी को नुकसान कैसे है, जबकि एरियर तो कर्मचारी का ही ज्यादा बन रहा है ना। तो चलिए पॉइंट में देखेंगे। तो पहला पॉइंट समझाता हूं कि क्या वाकई में आपको एरियर मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर सबसे बड़ा और संवेदनशील इशू है। ठीक है, 9 साल का इंतजार, यानी कि 2017 से लेकर 2026, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 4 दिनों में 2026 लगने वाला है, न्यू ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वाकई में एरियर मिलेगा ये देख लेते हैं पहले। ठीक, नियम के मुताबिक पे रिवीजन 1 जनवरी 2017 से ड्यू है, यानी कि ड्यू का मतलब है पेंडिंग है। ठीक है, अब मैनेजमेंट का पक्ष देख लेते हैं, फिर ताजा अपडेट देखेंगे। देखिए मैनेजमेंट क्या कहती है, शुरुआत में बीएसएनएल मैनेजमेंट ने नो एरियर की बात कही थी। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था कि एरियर नहीं मिलेगा भले कितने ही साल हो जाए। ठीक है, लेकिन 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग में यूनियंस ने कड़ा रुख अपनाया है। ठीक है,
15 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी जहां पर यूनियन ने एरियर के बारे में बहुत दबाव डाला है मैनेजमेंट पर कि भैया 9 साल का बकाया है, छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको ये तो मिलना चाहिए, इसी का तो इंतजार कर रहे हैं कि चलो थर्ड पीआर से लागू होगी तो हमें एरियर मिलेगा, ठीक है। शुरुआत में तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया था कि नहीं देंगे, ठीक है, और अभी भी रुख यही अपना रही है मैनेजमेंट कि नहीं मिलना चाहिए, एरियर ले लो या फिर थर्ड पीआर से ले लो। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था, आपने नहीं देखा हो तो देखिए। यहाँ पर ताजा अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। अब चर्चा आज से लागू के बजाय 2017 से लागू पर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट चाहती थी कि जब थर्ड पीआरसी लागू हो, यानी कि आज की स्थिति में लागू होगा, तो आज ही के मुताबिक आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, एरियर वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल चर्चा के दौरान ये आ रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि भैया, मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह उनमें भी आ रहा है कि भैया जो आपका एरियर है वो 2017 से लागू किया जाए, ठीक है। अब संभावना ये है कि भैया वेतन 2017 से फिक्स होगा, लेकिन नगद एरियर शायद पिछले 2 या फिर 3 साल का ही मिले, या फिर पूरे 9 साल का एरियर किस्तों में दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट की बात करें तो वो उन्होंने यहाँ पर एरियर देने की, BSNL ने जब मैनेजमेंट पर दबाव बनाया, सरकार पर दबाव बनाया, तो उससे क्या है, एरियर देने के लिए मान तो गई है, लेकिन आपको पूरे 9 साल का नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके हाथ में कुछ पैसे आएंगे, यानी कि 2 से 3 साल का एरियर मिलेगा। नहीं तो अगर 9 साल का मिला तो आपको किस्तों में दिया जाएगा, हो सकता है वो किस्तें 5 साल की हो जाए, ठीक है। तो ऐसा किस्तों में देने की बात कर रहे हैं, फिलहाल न्यू अपडेट ये है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एरियर का, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कैसे मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2017 को आपका पुराना बेसिक 20,000 है, 20,000 के हिसाब से हम मान लेते हैं कि आपका बेसिक 2017 के टाइम पे 20,000 था। अब स्टेप 1 की बात करें तो नया बेसिक फिक्सेशन 15% फिटमेंट के साथ होगा। पुराना बेसिक प्लस 119.5% जो आईडी है आपका, वो दोनों मिलाकर पुराना बेसिक 20,000 मान लिया था हमने, और 119.5% 20,000 का कितना बनता है, दोनों का हम प्लस करेंगे तो 43,900 रुपए बनेंगे। 15% फिटमेंट, 43,000 का 15% कितना बनता है, 6,585 रुपए। दोनों को ऐड कर दिया हमने तो कितना निकल कर आया, 1/1/2017 का जो नया बेसिक पे यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद का बेसिक पे 50,485 रुपए निकल कर आया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए स्टेप 2 की बात करें तो हर महीने का अंतर यानी कि गैप, पुराने स्केल पर आपकी जो सैलरी थी आईडीए, बेसिक प्लस आईडीए, और नए स्केल पर सैलरी के बीच का अंतर देखा जाएगा, ठीक है। पुराने स्केल पर जो आपकी सैलरी थी और नए स्केल पर जो सैलरी बन रही है, दोनों के बीच का अंतर देखा जाएगा, ठीक है। अब शुरुआत में 2017 में यह अंतर लगभग 5,000 से 8,000 प्रति माह होगा, ठीक है। 5 से 8,000 रुपए हर आपकी दोनों पे स्केल में अंतर है, यानी कि पुराने पे स्केल 5,000 कम है तो नई पे स्केल 8,000, 5 से 8,000 ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे इंक्रीमेंट और आईडीए बढ़ने के कारण यह अंतर बढ़कर 15 से 25,000 के प्रति पहुंच जाएगा, मतलब 25,000 तक पहुंच सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले पुराना समय था, अब पुरानी पे स्केल और नई पे स्केल लागू हुई तो पहले 8,000 था, वो इंक्रीमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका, तो वो जो अंतर है 8 से मतलब 5 से 8,000 का अंतर है वो 15 से 25,000 के बीच में पहुंच जाएगा, तो इससे इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा। अब स्टेप 3 की बात करें तो कुल एरियर का मोटा हिसाब ये है कि अगर औसत अंतर 12,000 रुपए प्रति माह भी मान ले, मतलब एक महीने का 12,000 रुपए आपका बन रहा है, तो एक साल का एरियर कितना बनता है, 1,44,000 रुपए के लगभग, ठीक है। अब 9 साल का एरियर कितना बनेगा, 12 लाख से लेके 15 लाख अनुमानित है अभी तो, ठीक है। मतलब आपके एक कर्मचारी के 12 से 15 लाख रुपए बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं, वर्किंग कर्मचारी वेस पेंशनर्स को किससे कितने क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। देखिए वर्किंग कर्मचारी का देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एरियर की स्थिति ये है कि बीएसएनएल के फंड पर निर्भर करता है कि बीएसएनएल का फंड कितना मजबूत है। अगर बीएसएनएल का फंड है जो कमजोर है, पैसे देने में दिक्कत है उसको, तो आपको कम मिलेगा पैसा, और अगर ज्यादा है तो एरियर पूरा भी मिल सकता है। अब देखिए भुगतान का तरीका ये है, अगर आपको एरियर मिलेगा तो 3 से 5 किस्त में एरियर मिलेगा। कंपनी एक साथ 10,000 करोड़ का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए इसे 2 से 3 साल में बांट कर देगी। जैसा कि मैंने आपको 5 साल बताया था, वो मैक्सिमम टाइम था, 2 से 3 साल भी लगेंगे या फिर 5 साल भी लग सकता है, ठीक है। अब पेंशनर्स की बात करें तो थोड़ा सा
बीएसएनएल से पेंशनर्स अलग है, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया पेंशनर्स को एरियर में काफी ज्यादा लाभ होने वाला भी है, ठीक है। अब पेंशनर्स को मैंने काफी वीडियोस में आपको बताया है कि जो पेंशनर्स है उनका पैसा यानी कि पेंशन उनको भारत सरकार देती है, डोट देती है, तो वहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है भैया, ठीक है। तो देखिए भारत सरकार डोट के फंड से एरियर आएगा, ठीक है, आएगा तो, लेकिन यहाँ पर भुगतान का तरीका ये है, पहली बात तो अगर पेंशनर्स को अगर एरियर आ रहा है तो वो एक मुश्त मिलेगा डायरेक्ट, मतलब अगर उनका एरियर 5 लाख रुपए बन रहा है तो वो आपको डायरेक्ट देगी, क्योंकि रकम कम है और सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। तो 100% आपको एक मुश्त मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ किसी वजह से डिले हो रहा है कि यार चलो एक मुश्त नहीं देंगे तो आपको 2 किश्तों में दे देंगे, ठीक है। अब क्योंकि पेंशन खजाने से आती है, इसलिए सरकारी खजाने से, इसलिए पेंशनर्स को वर्किंग वालों से पहले और पूरा पैसा मिलने की उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो वर्किंग कर्मचारी है वो बीएसएनएल के फंड पर डिपेंड करते हैं कि बीएसएनएल के खजाने में कितना पैसा है। अब अगर वहां पर 0% आए तो आपको क्या मिलेगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग कर्मचारियों के मुकाबले पेंशनर्स को ज्यादा फायदा है, वहां पर एक मुश्त आपको पेमेंट मिल जाएगा पेंशनर्स को, और आपको जल्दी वर्किंग कर्मचारियों से जल्दी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक फायदा हो जाएगा भैया, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो कि पेंशनर्स के लिए ज्यादा स्पेशल रूप से ये गुड न्यूज है ये पेंशनर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है कि भैया अगर आपको एक मुश्त या फिर किस्तों में एरियर मिलता है तो इनकम टैक्स का खतरा क्यों है? हमारा चौथा पॉइंट है एरियर मिला तो इनकम टैक्स का 30% कटेगा, ठीक है। 30% कैसे कटेगा वो देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो इनकम टैक्स का मामला है ये थोड़ा सा पेचीदा है। एरियर मिलने में सबसे बड़ी बाधा, एरियर मिलने पर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है बचत, सेविंग, ठीक है। अब इनकम टैक्स की बात करें तो अगर 9 साल का एरियर आपको एक साथ मिला तो आप पर बहुत ही भारी टैक्स कटेगा, ठीक है, यानी कि 30% टैक्स में आ जाएंगे आप, ठीक है। मतलब आपको अगर 10 लाख रुपए मिलते हैं तो समथिंग 3.5 लाख रुपए के समथिंग आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसके लिए आपको सेक्शन 89(1) के तहत फॉर्म भरकर रिलीफ लेनी होगी। नोशनल फिक्सेशन की भी बात की है। सरकार एक चाल यह चल सकती है कि वेतन 2017 से मान लिया जाए, ठीक है। मतलब 2017 से अगर आपको वेतन मिल रहा है लेकिन पैसा केवल 2024 या फिर 2025 से दिया जाए, यूनियन इसी के खिलाफ लड़ रही है। देखिए यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही अच्छी चाल चली है जिससे देखिए आपको लीगली फायदा देने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो वो नुकसान है आपके लिए। कैसे? देखिए सरकार चाह रही है कि आपका टैक्स बच जाए, ठीक है, यानी कि उसको 9 साल का थर्ड पीआरसी आपको वो 2017 से लागू कर दे और टैक्स जो एरियर है आपका वो 2024 या फिर 2025 का 1-2 साल का आपको एरियर मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका टैक्स नहीं कटेगा। अब सरकार सोच रही टैक्स नहीं कटेगा लेकिन आपको वो कुल मिला के फूल बना रही है। क्यों? देखिए यहाँ पर 1-2 साल का एरियर दे देगी आपको और आपका टैक्स नहीं कटेगा, तो आपको अगर 10 लाख पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, 9 साल का एरियर, तो आपको 1-2 साल का मैक्सिमम बनेगा 1-1.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे और भैया वो बोल देगी कि आपको टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर आप 9 साल का एरियर लेते हैं तो आपको पूरा 10 लाख रुपए मिल रहा है और 10 लाख में से अगर 3.5 लाख रुपए काट ली जाए टैक्स के तो कितना 7.5 लाख, मतलब सॉरी 6.5 लाख रुपए तो बचेंगे ना आपके। तो उसमें ज्यादा फायदा है या फिर सरकार जो मंजूर कर रही है उसमें ज्यादा फायदा है? नहीं, आपको पूरा एरियर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरे 9 साल का एरियर लेना चाहिए, ठीक है। अब वो किसी भी स्थिति में आपको दे बीएसएनएल। अब देखिए कर्मचारियों की तो बात नहीं करूं लेकिन पेंशनर्स को एरियर मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब देखिए ताजा स्थिति क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट है पेंशनर्स को फायदा कर्मचारी को नुकसान। अब ये यही बात है। फिलहाल फाइल में एरियर क्लोज को खुला रखा गया है। मैनेजमेंट चाहता है कि पहले नया वेतन यानी कि करंट सैलरी शुरू किया जाए यानी कि थर्ड पीआरसी, ठीक है। उसके बाद एरियर का फैसला 6 महीने बाद लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पेंशनर्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की पेंशन रिवीजन में देरी का एरियर देना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर पेंशनर्स के केस में ऐसा है कि अगर देरी हुई है तो उसका पैसा देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ठीक है। बात यह आती है कुल मिलाकर कि पेंशनर्स को एरियर मिलने की उम्मीद
90% है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स को मिलने वाले एरियर की उम्मीद इतनी है कि समथिंग 90 से लेकर 95% उम्मीद है कि पेंशनर्स को एरियर मिल जाएगा। लेकिन अगर वर्किंग कर्मचारियों की बात करें वहीं तो एरियर मिलने की उम्मीद है भैया समथिंग 50%, मतलब 50% उम्मीद है, 50% उम्मीद है कि आपको एरियर मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी किश्तों में मिलेगा, 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट थी मैंने पूरी बात बता दी आपको कि अगर आपको एरियर मिल रहा है तो आपको आपका टैक्स कैसे कटेगा, अगर टैक्स नहीं कटेगा तो सरकार उस पर क्या विचार बना रही है, कैसे आपको घुमा रही है, और साथ में पेंशनर्स को ज्यादा फायदा होगा और कर्मचारी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर कर्म जैसे बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति ठीक होती, अगर बीएसएनएल का फंड मजबूत है तो 100% कर्मचारियों को भी जल्दी ही आपको कर्मचारियों को भी एरियर मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।